फिल्म का आगाज होता है एक छोटे से टाउन से जहाँ एक अरसे से बहुत सी लड़कियां गुम हो चुकी हैं। इसी टाउन के कैफे में एक आदमी आता है जो सिर्फ एक विंटर मिंट फ्लेवर्ड चीज केक ऑर्डर करता है और उसे लेकर बाहर निकल जाता है। कैफे के बाहर उसकी पुरानी सी वैन खड़ी होती है। ये आदमी उस वैन को टाउन से दूर एक सुनसान इलाके तरफ ले जाता है और ये केक इसने खास तौर पर एक बच्ची के लिए लिया होता है जो इस वक्त इसकी प्रिजन में है, जिसका नाम है ग्रेस। यानी ये आदमी बच्चियों का किडनैपर है। ग्रेस केक खाने से इनकार करती है और अपने वालिद के पास जाने की जिद करती है, लेकिन किडनैपर कालमली उसे कहता है कि उसका बाप तो उससे प्यार ही नहीं करता और ना ही उसे ढूंढ रहा है। अभी किडनैपर ग्रेस को केक खिलाने की जिद ही कर रहा होता है कि अचानक पीछे से एक पुलिस ऑफिसर उस पर हमला कर देता है। ऑफिसर ग्रेस को टर्न करवाकर किडनैपर को मार डालता है। फिर ये कोप ग्रेस को किडनैपर की ही वैन में बिठाकर उसे उसके घर छोड़ देता है। ग्रेस दरवाजे की घंटी बजाती है तो उसका वालिद एडवर्ड, जो कि सोया हुआ था, उठकर दरवाज़ा खोलता है और अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होता है। ग्रेस को बहुत भूख लगी होती है, इसलिए एडवर्ड फौरन उसे खाना खिलाता है। फिर वो ऑफिसर मैडी को कॉल करके बताता है कि ग्रेस खुद ही घर आ गई है। मैडी फौरन उसे हिदायत देती है कि ग्रेस के कपड़े ना बदले जाएं और फौरन उसे हॉस्पिटल लेकर आया जाए। तो हॉस्पिटल में ग्रेस का मेडिकल होता है। उसके कपड़े सबूत के तौर पर कुलट कर लिए जाते हैं। खुशकिस्मती से ग्रेस को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया। अगली सुबह पुलिस ग्रेस से तहकीकात करती है कि उसके साथ असल में हुआ क्या। ग्रेस सबको बताती है कि उसे एक पुलिस ऑफिसर ने बचाया था। ये सुनकर तमाम अफसर हैरान रह जाते हैं। मैडी फौरन पूछती है कि क्या वो ऑफिसर ग्रेस को अपनी गाड़ी में छोड़कर गया था। ग्रेस जवाब देती है कि नहीं, उसने मुझे किडनैपर की वैन में घर पहुंचाया था और वो वैन अभी भी मेरे घर के बाहर खड़ी है। ग्रेस फौरन ग्रेस के घर की तरफ जाती है, जहाँ सच में वो वैन खड़ी नजर आती है। की बात करते हैं, वैन तो खाली है। वो नंबर प्लेट ट्रेस करते हैं जो सीधा वैन के असल मालिक के एड्रेस तक ले जाती है। पुलिस उस जगह पहुंचती है जो समझ आता है कि एड्रेस असल किडनैपर का था। उसका नाम विल रेव निकलता है, जिसकी लाश घर में पड़ी मिलती है। मैडी फौरन एडवर्ड को किडनैपर की लाश की इत्तला देती है। इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है कि विल रेव की 2 शादियां हो चुकी थी और उसकी दूसरी बीवी की मौत डिलीवरी के वक्त हुई थी। तहकीकात के दौरान इन्हें किडनैपर की बीवी की कब्र मिलती है, जिसके इर्द गिर्द 4 छोटे बच्चों की लाशें दफन की गई थी। टाउन के वांटेड किडनैपर का तो पता चल चुका है, मगर वो कोप जिसने ग्रेस को बचाया था वो अभी तक एक मिस्ट्री है। मैडी उस कैफे का रुख करती है जहाँ से किडनैपर ने केक खरीदा था। वहाँ से सीसीटीवी फुटेज हासिल करने की कोशिश करती है। मैडी एडवर्ड को कॉल करके बताती है कि ग्रेस से कॉप के बारे में थोड़ी और बात करनी होगी, जो कि एडवर्ड नहीं चाहता, लेकिन मैडी के लिए ज़रूरी है। ग्रेस को पुलिस स्टेशन लाकर इलाके के तमाम कॉप्स की तस्वीरें दिखाई जाती हैं कि शायद ग्रेस को बचाने वाला कॉप इन्हीं में से कोई हो, मगर ऐसा नहीं होता। फिर मैडी एडवर्ड को अलग ले जाकर समझाती है कि उन्हें ग्रेस को कैफे पर ले जाना होगा, क्योंकि अभी तक उन्हें उस राजदार कॉप के बारे में कुछ भी नहीं पता। शायद वो विलियम रेव का कोई साथी हो। ग्रेस को कैफे ले जाया जाता है। वहाँ वो किसी को पहचान नहीं पाती और सब मायूस होकर वापस जाने लगते हैं। लेकिन उस वक्त ग्रेस दीवार पर लटकी एक पुरानी तस्वीर देखती है और फौरन कहती है कि ये वही कॉप है। मैडी हैरान होती है कि ये तो कॉप जिम है और फिर सबको बाहर ले जाती है। एडवर्ड मैडी से पूछता है कि ये ऑफिसर जिम कौन है। मैडी उसे बताती है कि जिम तो इसी कैफे में 1 साल पहले मर चुका था। ग्रेस ने शायद उसका कोई हमशक्ल देखा होगा। इसके बाद रात के 2:35 पर पुलिस स्टेशन में अचानक सब लाइट्स लाल हो जाती हैं। सीसीटीवी स्क्रीन पर एक ही वीडियो चलती है जिसमें वही वैन अपने आप बंद होती दिखाई देती है। मैडी रेड लाइट्स के पीछा करती है और नीचे बेसमेंट की तरफ जाती है, जहां हर स्क्रीन पर वही वैन की फुटेज चल रही है। इसी वक्त ग्रेस को अपने सामने जिम बैठा नजर आता है और पुलिस स्टेशन में मैडी के सामने भी वही शख्स दिखाई देता है। मैडी फौरन अपनी कार में बैठकर निकल जाती है, जबकि ग्रेस अपने वालिद की तरफ जाती है और उसे जिम का बताती है, फिर वहीं सोने की जिद करती है। एडवर्ड उसे बिस्तर में सुलाकर खुद ग्रेस के कमरे में चला जाता है, जहां इर्द गिर्द ढूंढने के बाद अचानक उसे अपने पीछे जिम खड़ा नजर आता है और सीन कट हो जाता है। जब सुबह मैडी अपनी कार में जागती है और फौरन एडवर्ड को टेक्स्ट करती है कि उसने मिलना है। वो अभी तक उस सीसीटीवी फुटेज को देखकर परेशान है। एडवर्ड को सीसीटीवी फुटेज दिखाती है। एडवर्ड बताता है कि रात में ग्रेस को भी अपने रूम में जिम दिखाई दिया और जब एडवर्ड खुद ग्रेस के कमरे में गया तो उसने भी किसी की मौजूदगी महसूस की। अब सीन शिफ्ट होता है एक लड़की निया पर। उसे उसकी माँ स्कूल से लेने जाती है, मगर ट्रैफिक में फंस जाती है। निया को एक टीचर ड्रॉप करने का कहती है, मगर निया मना कर देती है। निया अपनी माँ को कॉल करती है तो वो निया को पैदल ही घर जाने का कह देती है। निया अकेली ही चल पड़ती है तो रास्ते में एक शख्स उसका पीछा करना शुरू कर देता है। ये किडनैपर होता है जो फौरन निया को उठा लेता है। निया की माँ घबराकर पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट फाइल करती है। मैडी उसे कहती है कि उसकी बेटी अब टीनेजर है और सिर्फ चंद घंटे गुजरे हैं, हो सकता है वो नाराज होकर चली गई हो। मगर निया की माँ इस बात को नहीं मानती, क्योंकि निया ने कॉल पर बिल्कुल नॉर्मल बात की थी। उसके पास फ़ोन भी था जो स्कूल में मना था, लेकिन उसकी माँ ने इमरजेंसी के लिए ले लिया था। जब से निया स्कूल से निकली है उसका फ़ोन भी बंद है। अगर किसी और को उस फ़ोन का नहीं पता तो मतलब या तो निया ने खुद बंद किया या तो किडनैपर ने। मैडी इस मामले को अभी भी किडनैपिंग नहीं समझती
और वो निया के दोस्तों से रब्ता करने का कहती है, लेकिन अगली सुबह तक निया का कोई पता नहीं चलता। सीसीटीवी कैमरास पर निया के स्कूल से दूर जाते रास्ते में एक स्याह वैन दिखाई देती है, तो निया के केस से जुड़ी लगती है। मैडी निया की माँ से उसके वालिद लैमर थॉम्पसन के बारे में पूछती है, जो कि 3 साल पहले कैंसर से मर चुका है। मैडी अभी इसे किडनैपिंग नहीं समझती कि शायद निया अपनी मर्जी से गई होगी, लेकिन निया की माँ इस बात पर फोकस करती है कि उसकी बेटी गायब है। इसके साथ ही दूसरी तरफ वो ब्लैक वैन वाला शख्स निया को एक कमरे में बंद करता है और धमकी देता है कि अगर वो उसकी हर बात मानेगी तो वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा और आखिर में छोड़ भी देगा। दूसरी जानिब ग्रेस की माँ कैली वापस आ चुकी होती है। इतने में एडवर्ड को मैडी की कॉल आती है, जो बताती है कि एक और लड़की गायब हो गई है और उन्हें ग्रेस से फिर बात करनी होगी। एडवर्ड के मुताबिक ये ठीक वक्त नहीं है, ग्रेस की माँ अभी घर आई है। एडवर्ड ग्रेस को समझाता है कि वो अपनी माँ से जिम का जिक्र ना करे और चला जाता है। इसी दौरान निया की माँ मीडिया के जरिए पब्लिकली किडनैपर से अपील करती है कि वो उसकी बेटी को वापस कर दे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान स्कूल ऑफिशियल से बात होती है तो सामने आता है कि निया का सरनेम पहले डेविस था, जिसका मतलब है कि निया की मां ने पुलिस से अपने पहले शोहर के बारे में झूठ बोला, क्योंकि निया टेरल डेविस की बेटी है, जो कि वही शख्स है जिसने 1 साल पहले कैफे में जिम को गोली मारकर कत्ल किया था। निया की मां ने सच छुपाया क्योंकि उसे डर था कि अगर पुलिस को ये मालूम हो गया तो वो उसकी बेटी को ढूंढने में दिलचस्पी नहीं लेंगे। वो मैडी से गुजारिश करती है कि ये बात प्रेस को ना बताए। दूसरी तरफ ग्रेस की माँ एडवर्ड से माफ़ी मांगती है, क्योंकि वो एडवर्ड को छोड़कर अपने दोस्त के साथ भाग गई थी। पार्टिंग के दौरान उन्होंने ड्रग्स ली थी, जिसमें उसका दोस्त फौरन मर गया। ग्रेस की माँ घबरा गई थी क्योंकि उसने ही उसे गोली दी थी, मगर उस वक्त जिम वहाँ आ गया। उसने उसे प्लेन के टिकट्स दिए और घर वापस जाने को कहा। एडवर्ड उसे तसल्ली देता है कि वो वापस आ चुकी है, यही काफ़ी है। दूसरी जानिब पुलिस चीफ मैडी पर गुस्सा करता है कि निया के बाप की डिटेल मिस कैसे हुई। मैडी जब जिम का जिक्र करती है तो चीफ उसे डांट देता है कि गूस्र वाली बकवास बंद करो। चीफ मैडी को सिर्फ 7 दिन देता है केस सॉल्व करने के लिए, वरना उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मैडी कैफे का रुख करती है और मालिक मैसन से उस रात के बारे में पूछती है जब जिम को मारा गया था। मैसन बताता है कि जिम उस दिन कैफे में आया था, रूम यूज करने गया था। तभी टेरल डेविस कैफे में घुसकर रॉबरी करता है। वो पैसे और कैफे ऑनर की अंगूठी तक छीन लेता है। जिम सब कुछ पीछे से देखता है। इससे पहले कि जिम कोई एक्शन लेता, टेरल उस पर गोली चलाता है। उसने पैसे लेकर भागना भी जरूरी नहीं समझा, बल्कि जिम को तंग करता रहा कि अपनी बंदूक उठाओ। फिर उसने जिम के चेहरे पर गोली मारकर उसे कत्ल कर दिया। मैसन मैडी को बताता है कि उस रात के बाद भी उसने जिम को देखा था, बिल्कुल उसी वक्त 2:35 पर, जब जिम उसके सामने आया। जिम को गिल्ट और ग्रीफ है कि उसकी बीवी ओलिविया उसका चेहरा भी नहीं देख सकी, क्योंकि गोली लगने की वजह से उसका चेहरा तबाह हो गया था। ये भी बताता है कि उसका कैफे बिल्कुल बंद हो गया था, लेकिन जिम ने उसे कहा कि मेरे हाथ थामो और मेरी तस्वीर यहाँ दीवार पर लगाओ, तुम्हारा कैफे चल उठेगा। मैसन कहता है कि उसने ऐसा ही किया और देखो कैफे तो चल पड़ा। मैडी फौरन एडवर्ड के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। एडवर्ड कहता है कि मैसन झूठ नहीं बोल रहा। फिर एडवर्ड ये भी इजहार करता है कि उसने भी उस रात जिम को देखा था। जिम ने उसे ऑफर किया था कि जो चाहे मांग लो। एडवर्ड ने अपनी बीवी केली को वापस पाने की दुआ की थी, जो एक अच्छी माँ बनकर ग्रेस के साथ रहे। तो जिम ने उसकी मदद की, लेकिन बदले में एडवर्ड से कुछ ले भी लिया, जो फिलहाल तो एडवर्ड नहीं बताता। अब मैडी भी जिम से मिलना चाहती है ताकि जिम से निया को ढूंढने में मदद ली जा सके। एडवर्ड कहता है कि रात 2:30 पर मेरे घर आना, फिर देखेंगे कि जिम तुमसे मिलना भी चाहता है या नहीं। इसके बाद मैडी एक प्रीस्ट से मिलती है और पूछती है कि गूस्ट हकीकत होते हैं या नहीं। मैडी उसे बताती है कि एक गूस्ट ने एक किडनैपर लड़की को बचाया था और अब वो उसकी मदद चाहती है। प्रीस्ट उसे जिम की मदद लेने से मना करता है, क्योंकि ये कर्स रूहें होती हैं जो गॉड का हुक्म मानकर दुनिया छोड़ने के बजाय इधर ही रह जाते हैं। अब रात को मैडी एडवर्ड के घर आती है। एडवर्ड डाउनस्टेयर्स खड़ा होकर मैडी को अकेले ही ऊपर भेज देता है, जहाँ मैडी का जिम से आमना सामना होता है। अगली सुबह मैडी निया की माँ के घर जाती है और उससे निया की एक पुरानी तस्वीर मांगती है। वो कहती है कि मुझे मालूम है निया कहाँ है, बस ये तस्वीर दे दो। फिर मैडी एक स्टोर जाकर लास्ट 10 दिनों की सीसीटीवी फुटेज लेती है और अपने पार्टनर पार्कर को देती है। वो उसे कहती है कि देखो, कोई ब्लैक कलर की वैन गुजरी हो। मैडी खुद तैयार होती है और लॉ इन्फोर्समेंट सेंटर जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात टेरल डेविस से होती है। वो उसे बताती है कि निया मिसिंग है और उसे उस वक्त की तस्वीर दिखाती है जब निया छोटी थी और टेरल और सफिया के साथ ही। मैडी अपने सवालात करती है और फिर वहाँ से निकल जाती है। किसी ने निया से बात की और पूछा कि क्या ये निया थॉमसन का नंबर है। फिर फौरन कॉल कर दी। तभी पार्कर मैडी को इन्फॉर्म करता है कि डेली 10 बजे एक ब्लैक वैन यहाँ से गुजरती है। मैडी उसे स्टोर का लोकेशन सेंड करती है और पार्कर सर्च शुरू कर देता है। वैन के रास्ते को फॉलो करते हुए वो एक बंद मॉडल तक पहुँचता है। यहाँ पार्कर को एक ट्रैश बैग से फ़ोन मिलता है। मैडी भी इस जगह आने का कहती है। दूसरी तरफ टेरल अपने सेल में छुपाया हुआ छुरा निकालता है। तभी पुलिस मॉडल पर रेड करती है। अंदर से निया बिल्कुल ठीक मिलती है। निया अपनी माँ के गले लगती है। पुलिस चीफ भी मैडी की तारीफ करता है, लेकिन असल राज भी खुला नहीं था। रात को टेरल अपने सेल में खुदकुशी कर लेता है।
پارکر کو ایک ڈاکومنٹ ملتا ہے جس میں میڈی اور ٹیرل کی ملاقات کا ذکر تھا۔ اسے شک ہوتا ہے، وہ بہانہ بنا کر میڈی کی کار کیز لیتا ہے اور اس کی گاڑی چیک کرتا ہے۔ وہاں اسے نیا کی بچپن کی فوٹو ملتی ہے جس کے پیچھے کچھ لکھا ہوتا ہے۔ پارکر پھر اسٹور جاتا ہے اور مینیجر سے پوچھتا ہے کہ کیا میڈی نے بتایا کہ وہ ایڈریس کس نے دیا، لیکن مینیجر کچھ نہیں جانتا۔ پھر پارکر میڈی کو لنچ پر بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ دونوں لڑکیاں مل گئی ہیں، لیکن اصل کڈنیپر ابھی بھی باہر ہے اور اندر سے کوئی اس کی مدد کر رہا ہے۔ پارکر بتاتا ہے کہ اس نے میڈی کے جی پی ایس چیک کیا تھا اور وہ موٹل پر ایک دن پہلے گئی تھی۔ اسے ایڈریس کس نے دیا تھا؟ میڈی بتاتی ہے کہ اس رات جم آیا تھا اور اس نے نیا کا ایڈریس بتایا تھا، لیکن بدلے میں جم نے اسے ایک وعدہ کروایا۔ اس نے کہا کہ تمہیں مجھے قبول کرنا ہوگا۔ میڈی کہتی ہے کہ میں نے جم کو اپنا اکلوتا گوشت قبول کر لیا۔ اس کے بعد نیچے ایڈون نے میڈی کو ایڈریس دیا تھا۔ اب میڈی کہتی ہے کہ جم کچھ بھی کر سکتا ہے۔ پارکر اسے نیا کی چھوٹی عمر والی فوٹو دکھاتا ہے اور فوٹو کے پیچھے لکھا نوٹ بھی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے۔ تب میڈی اسے پوری کہانی بتاتی ہے۔ سب سے پہلے جم نے ایڈورڈ سے کہا تھا کہ اگر اس کی وش پوری کرنی ہے تو اسے بھی بدلے میں کچھ چاہیے، تو اسی لیے جم کے کہنے پر ایڈورڈ نے ٹائرل کی بیٹی نیا کو کڈنیپ کیا اور میڈی نے بھی جم کی انسٹرکشن پر ٹائرل کے سامنے نیا کی فوٹو رکھی۔ اس فوٹو کے پیچھے ایک نوٹ لکھا تھا کہ اگر ٹائرل چاہتا ہے کہ نیا زندہ رہے تو اسے سوسائڈ کرنی ہوگی۔ جو کال نیا کے فون پر آئی تھی وہ اصل میں ٹائرل کی کال تھی جو کہ اصل میں میڈی نے کروائی تھی ٹائرل کو اعتماد میں لینے کے لیے۔ پارکر کہتے ہیں کہ یہ سب اسے اتھارٹیز کو رپورٹ کرنا ہوگا، لیکن میڈی اسے یاد دلاتی ہے کہ جم نے اس کا اسٹیج 3 کینسر بھی ٹھیک کر دیا ہے۔ پارکر پہلے یقین نہیں کرتا کیونکہ اس نے یہ کینسر والی بات تو اپنی بیوی تک کو نہیں بتائی تھی اور اس کے رپورٹس ابھی بھی اس کی کار میں پڑے ہیں۔ میڈی کہتی ہے کہ کل دوبارہ ٹیسٹ کرواؤ۔ اگلے دن پارکر ٹیسٹ کرواتا ہے اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اسے کینسر بالکل بھی نہیں ہے۔ تو بعد پارکر بھی ایڈورڈ کے گھر جاتا ہے، اوپر جا کر جم سے ملتا ہے۔ جم اسے بھی وہی کہتا ہے کہ میرا ہاتھ قبول کرو اور مجھے اپنا اکلوتا گوشت مانو۔ یہاں کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ سب لوگ اپنی روح جم کو بیچ چکے ہیں اور اسی کے ساتھ اس کہانی کا اختتام ہو جاتا ہے۔